हाय गाइस। आज हम शुक्ल जी की बुक में जो पढ़ चुके हैं उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें हम यहाँ तक पढ़े हुए थे कि और आगे का पढ़ना था हमें संशोधित और परिवर्धित संस्करण के बारे में दो बातें। तो शुक्ल जी के इसको पढ़ना हम शुरू करते हैं। संशोधित और परिवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें। कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। शुक्ल जी कहते हैं कि कई संस्करणों के उपरांत ये जो पुस्तक है इसके परिमार्जन का मुझे पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। इस पुस्तक में कुछ आवश्यक संशोधन करने के बाद कुछ बातें मुझे बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है। तो भक्ति काल के अंतर्गत नामदेव और रामानंद पे विशेष रूप से विचार किया गया है क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों की आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं उनका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए सामान्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक गतिविधियों का पूरा परिचय प्राप्त होगा। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है इस संशोधित और परिवर्धित रूप में यह इतिहास विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा शुक्ल जी बोलते हैं। अब काल विभाग को देखते हैं। काल विभाग में शुक्ल जी कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो शुक्ल जी जनता की चित्तवृत्ति को राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार मानते हैं। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखना होगा कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं। पहला आदिकाल, जिसका समय है संवत 1050 से 1375, जिसे वीरगाथा काल कहा गया है। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल, जिसे शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है, 1700 से 1900 ईस्वी। और आधुनिक काल, जिसे शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है, संवत 1900 से 1984 तक। तो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375 संवत माना है और भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रमी में माना है। और रीतिकाल का समय 1700 से 1900 और गद्य काल का समय संवत 1900 से 1984 तक माना है। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीतिकाल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जिस ढंग की वीरगाथा में हुआ करती थी।
अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल के विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। आदिकाल प्रकरण 1 पढ़ते हैं, जिसमें सामान्य परिचय है। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। भुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। और इसका जो कहाँ से प्राप्त होता है तो शिव सिंह सरोज में ऐसा कहा गया है, पर इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। ये ऐसे बोला गया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्तियों का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के पुटकल दोहे राजाओं की राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा राजों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। दूसरी बात, इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त होती है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, बहुत कुछ प्रकृति की रूढ़ियों से बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियाँ, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते हैं जो उनसे कई सौ वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 4वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि, संभवतः सारंगधर, हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। चलिए वीर हमीर पा भर मेड़ी कंपई, दिगमगढ़ अंधार धूल सुररह अच्छाई। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा और पहेलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार के प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद बिजावई भाषा धुनई धज्जई दुज्जन हासा, और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी वाणी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में, कंधो जलिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडितार रहे विचार विचार। सारांश यह कि अपभ्रंश यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का।
इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल जैना विद्यापति कहते हैं, देसिल जैना सब जन मिठा तय तसन जब अवहट्टा, अर्थात देसी भाषा सबको मीठी लगती है। इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति कहते हैं कि देसिल वैना सब जन मिठा तय तसन जब अवहट्टा, अर्थात देसी भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसे ही अपभ्रंश मैं लिखता हूँ, मतलब देश भाषा मिला हुआ अपभ्रंश में लिखता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, तब देसी भाषाओं की रचनाओं का वर्णन करेंगे, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।